सेल जो होता है वो लगभग लगभग कैसा रहेगा, गोलाकार या अंडाकार बोल सकते हैं, है ना। देखो जब हम बोलते हैं कि एनिमल सेल या प्लांट सेल होता है गोलाकार या अंडाकार या वर्तुलाकार होता है, तो आप कभी मत समझिएगा कि सारे के सारे सेल्स ऐसे ही होते हैं, नहीं। अधिकांश सेल जो होता है ऐसा होता है, लेकिन कुछ कुछ सेल का आकार बदल जाता है, क्योंकि उसका आकार जो है डिपेंड करता है उसके कार्यों पे। तो जैसा कार्य रहेगा उसका आकार थोड़ा सा बदल जाता है ना। तो ध्यान रखेंगे, जनरली एनिमल सेल होता है कैसा, गोलाकार, और प्लांट सेल जो होता है वो जनरली होता है कुछ इस तरह से, है ना, कुछ ऐसा होता है। हाँ, लगभग बोल सकते हैं आप वर्गाकार या बोल सकते हैं आयताकार, लेकिन पूरा का पूरा नहीं होता है, कुछ ऐसा। इस दोनों में एनिमल सेल और प्लांट सेल में बेसिक अंतर ये है कि एनिमल सेल में इसके सेल का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो होता है कोशिका झिल्ली। एनिमल सेल का जो सबसे बाहरी आवरण होगा वो होगा कौन, कोशिका झिल्ली, है ना, जिसको बोलते हैं आप सेल मेम्ब्रेन। जबकि प्लांट सेल जो होता है इसमें कोशिका झिल्ली तो होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा कोशिका झिल्ली के बाहर बाहर में एक और मोटा और कठोर परत होता है जिसको बोलते हैं आप कोशिका भित्ति। तो ध्यान रखेंगे इसमें होता है क्या, कोशिका भित्ति। तो मूल अंतर तो यही हो गया कि एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहरी परत है, उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, और प्लांट सेल का जो बाहरी परत है उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, है ना। हालांकि प्लांट सेल में दोनों होता है, कोशिका झिल्ली भी होता है और कोशिका भित्ति भी होती है, दोनों होता है। तो मूल अंतर तो ये हो गया, है ना। इसके अलावा कुछ बात करते हैं और कि एनिमल सेल जो होता है जिसे दो, अच्छा बाकी सब में क्या रहेगा, दोनों सेल में होता है केंद्रक। अब बात करते हैं एक सेल के बारे में, बाकी जहां जहां पे अंतर होगा वहां वहां पे अंतर हम कर लेंगे अलग अलग से, है ना। जहां पे जिसमें जो नहीं होगा उसके बारे में अलग से अंतर कर लेंगे। तो आइए इसको अंतर पहले कर लेते हैं, है ना, तब आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे मान लो कि ये एक है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई है कोशिका सेल है, ठीक है, ये कोई ले रहे हैं क्या, कोशिका सेल। तो कोशिका जो सबसे बीच भाग में होता है, मतलब केंद्रक में जिसको बोलते हैं, जब सबसे बीचले भाग में होगा वो होता है कौन, केंद्रक। तो कोशिका के सबसे बीच में कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, इसको कहते हैं आप केंद्रक। ये हो जाएगा आपका क्या, केंद्रक, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं न्यूक्लियस। ये हो गया क्या, केंद्रक। ध्यान रखेंगे केंद्रक में भी एक झिल्ली होता है, केंद्रक के बाहर भी एक आवरण होता है, इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक के बाहर बाहर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, इसको बोलेंगे क्या, केंद्रक झिल्ली। तो एक हो गया केंद्रक, और केंद्रक के बाहर के आवरण को बोल देंगे आप केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली बोल सकते हैं आप इसको, है ना। और केंद्रक में जगह जगह पे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, कुछ ऐसा, कुछ देखिएगा ऐसा होता है ना। देखो एक चित्र बना रहे हैं, ये कुछ इस तरह से, ये इस तरह से, और फिर ये बनेगा ये कुछ इस तरह से। तो जो छिद्र होता है ना, इससे चीजें जो केंद्रक में बन रहा है वो बाहर निकलता है, और बाहर से जो चीजें हम बाहर से जैसे भोजन के रूप में ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, वसा ले रहे हैं, तो केंद्रक में जाता है। तो केंद्रक में चीजों को आने जाने के लिए जो छिद्र होता है वही होता है केंद्रक छिद्र। और इससे जो केंद्रक चीज बनता है, जैसे केंद्रक में बनेगा प्रोटीन, वो बाहर निकलेगा, बनेगा न्यूक्लिक अम्ल तो बाहर निकलेगा, है, जो भी चीजें बनेगी वो बाहर निकलेगा, तो इससे जो बाहर निकलता है। अच्छा, केंद्रक के छिद्र पे जो इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं ER, इसको शॉर्टकट में बोल देंगे क्या, ER, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि अंतःप्रद्रवी जालिका। तो केंद्रक के छिद्र पे लगा हुआ है इस तरह से जाली नुमा स्ट्रक्चर, जाली नुमा संरचना, जिसको बोलते हैं आप क्या, शॉर्टकट में बोलेंगे ER, मतलब कि अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं इसको, है ना। और इसके जस्ट बगल में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्या, गोल्जी बॉडी कहते हैं, है ना। मतलब कि केंद्रक के जस्ट बाहर केंद्रक छिद्र से लगा हुआ होता है क्या, ER, और इसके जस्ट बगल में लगा हुआ होता है गोल्जी बॉडी। इसके बगल में लगा हुआ है गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी से जस्ट बाहर जो निकलता है
गोल्जी बॉडी से बाहर की जो चीज निकलता है वो ये रहता है। इसके अगल बगल में कुछ तरह का गोल गोल स्ट्रक्चर दिखेगा, इसको बोलते हैं आप लाइसोसोम। इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं क्या, लाइसोसोम। और लाइसोसोम के जैसा ही एक स्ट्रक्चर और बनता है गोल गोल, इसको बोलते हैं आप रसधानी। इसको आप बोलते हैं रसधानी। ये सब का हम अभी का तुरंत बताएंगे काम भी, कि क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे काम करता है। लेकिन पहले उसके पहले करते हैं कुछ अंगक कि कोशिका में कौन कौन से ऑर्गेनेली होते हैं, उसका काम क्या है, उसका फंक्शंस क्या है, और फिर इसका कौन कौन खोज करता है, कौन कौन इसका खोज किया, आविष्कार किया है, ये सब करने वाले हैं। तो आप बने रहिए। तो हम बोले कि बीच में था केंद्रक, केंद्रक के बाहर जो आवरण था उसको बोले थे केंद्रक झिल्ली, और केंद्रक जो छिद्र था उसको बोले थे केंद्रक छिद्र या पोर बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं उसको, है ना। फिर बोले थे कि केंद्रक से बाहर एक जालीनुमा स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है, उसको कहते हैं आप ER, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका के जस्ट बगल में उससे लगा हुआ, उससे सटा हुआ ही एक नलिकाकार आकृति होता है, जिसको कहते हैं आप गोल्जी बॉडी। इसको बोलते हैं क्या, गोल्जी बॉडी, या कहीं कहीं पे लिखा हुआ है गोल्जी समुच्चय या गोल्जी अपैरेटस, इसको बोलते हैं। फिर गोल्जी बॉडी से कुछ गोल गोल आकृति में कुछ रचना बन के निकलता है, उसको बोलते हैं आप लाइसोसोम, और उसी में से कुछ होता है रसधानी, है ना। तो लाइसोसोम में अलग चीजें होती है, रसधानी में अलग चीजें होती है, वो क्या होता है आगे बताएंगे, ठीक है। अब ये हुआ केंद्रक से। अब ये सब जो स्ट्रक्चर बताए हैं, मतलब कि केंद्रक, ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और रसधानी, मतलब कि 5 चीज, ये 5 चीज एक तरीके से काम करता है, एक तरीके से काम करता है, ठीक है। अब आइए कुछ और अंदर देखते हैं। इस कोशिका में केंद्रक के अलावे और इस 5 के अलावे कुछ और भी चीजें होता है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा आपको दिखेगा, अगर आप बुक में देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा ये, और अंदर से कुछ ऐसा दिखेगा ये, अंदर से कुछ दिखेगा ऐसा, है ना। अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिएगा, कुछ अंदर से दिखेगा ऐसा, है ना, इस तरह से, हाँ इस तरह से। इसको आप बोलते हैं, जो सबसे फेमस है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसको आप बोलते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो ये बन गया हमारा कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो केंद्रक, ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और रसधानी के अलावा कोशिका में सबसे प्रमुख चीजें होती है, सबसे प्रमुख ऑर्गेनेली है, वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें ऊर्जा बनता है, और डिटेल में करेंगे उसके आगे। पहले सभी अंगक का नाम देख लीजिए, है ना। ये हो गया कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावे यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर आते हैं कुछ अलग, इस तरह से हम लगाते हैं एक स्ट्रक्चर इस तरह से, ये तो ये जो होता है ऊपर में छोटा दिखे और नीचे थोड़ा सा बड़ा दिखे, मतलब कि 2 इकाई का होता है, ऊपर में थोड़ा बड़ा, नीचे थोड़ा, सॉरी, ऊपर में थोड़ा छोटा और नीचे थोड़ा बड़ा होता है, इसको बोलेंगे आप राइबोसोम। इस स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे राइबोसोम, इसको बोलेंगे आप क्या, राइबोसोम। और एक स्ट्रक्चर दिखेगा और आप दोहरी झिल्ली वाला, इसको बोलते हैं दोहरी झिल्ली वाला स्ट्रक्चर, और इसको बोलते हैं लवक। इसको बोलते हैं क्या, लवक बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लास्टिड। इंग्लिश में बोलिए इसको क्या, प्लास्टिड बोलेंगे, लवक बोलते हैं। और इसी लवक में से होता है हरित लवक, है ना, जिसको बोलते हैं आप क्रोमोप्लास्ट, है ना, इसको बोलते हैं आपका क्रोमोप्लास्ट। तो आगे इसके करेंगे, ये 3 टाइप्स का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ये तीनों होता है। अच्छा, अब आगे कुछ और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हो गया राइबोसोम, ये हो गया लवक। अब तक देखो तो आपके पास कितने कोशिका में अंगक आ गए, कोशिका में कौन कौन से ऑर्गेनेली आ गए, कौन कौन सा ऑर्गेनेली है। तो देखिए, सबसे पहला हम बोले थे केंद्रक, नंबर फर्स्ट, और इसी में केंद्रक झिल्ली भी रहेगा और केंद्रक छिद्र भी इसी में होता है, तो इसको एक काउंट करते हैं। दूसरा हो गया जालीनुमा स्ट्रक्चर, जो उसको बोले हैं ER, मतलब कोशिका अंतःप्रद्रव्य जालिका, है ना। तीसरा हो गया गोल्जी बॉडी, चौथा हो गया लाइसोसोम, पांचवा हो गया रसधानी, जिसको बोलते हैं वैक्यूल्स, ये 5वां नंबर। छठा नंबर पे आ जाते हैं तो मिलता है आपको कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। 7वें नंबर पे आते हैं तो मिलता है हमको राइबोसोम, और 8वें नंबर पे आते हैं तो मिलता है कौन, लवक, जिसको बोलते हैं आप क्या, प्लास्टिड। इसके अलावे और क्या होता है, तो इसके अलावे केंद्रक में जीवन की सबसे मूलभूत इकाई होती है, जिसको बोलते हैं आप क्रोमोसोम, और ये होता है कहाँ पे, केंद्रक में, है ना। तो अगर हम यहाँ बनाते हैं केंद्रक, जैसे मान लो कि इस केंद्रक को उठा के ले आए हैं यहाँ पे, इस केंद्रक में कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर लिपटा हुआ दिखेगा, जिसको आप बोलते हैं क्रोमोसोम, हिंदी में गुणसूत्र, इसको आप बोलते हैं क्या, गुणसूत्र कहते हैं।
और इसी गुणसूत्र में होता है डीएनए, इसी में होगा क्या डीएनए। तो ध्यान रखेंगे गुणसूत्र में भी होता है क्या डीएनए, और इसी में होता है आप पढ़ते हैं जीन। तो जैसे हम बोलते हैं कि किसी भी इंसान का, जैसे किसी दुनिया में जीव का लक्षण किस निर्धारित होता है। जैसे हम बोलते हैं हम कि हमारा बाल जो है काला है, किसी का नाक लंबा है, किसी का ओठ बड़ा है, मतलब शारीरिक स्ट्रक्चर का जो बनावट होता है वो कैसे तय होता है कि किसका स्ट्रक्चर कौन रहेगा, किसका आंख भूरा है, किसका आंख काला है, किसका स्ट्रक्चर कैसा शारीरिक गठन। तो ये सब जो तय होता है वो सब तय होता है किससे, जीन से। और जीन इसी का पार्ट है, डीएनए का ही पार्ट है। मतलब कि गुणसूत्र डीएनए और जीन ये सब एक ही में होता है। तो जब इसको पढ़ाएंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा समझ के कि कैसे कैसे चीजें होता है ना। तो ये केंद्रक में हो जाएगा कौन है, गुणसूत्र डीएनए, इसको बोल सकते हैं जीन। तो ये सब चीजें होता है कोशिका के अंदर ऑर्गेनली, मतलब कि कोशिका अंगक इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, कोशिका अंगक। ठीक है। और अब अगर बात करते हैं आगे, थोड़ा सा आगे चर्चा कर लेते हैं। पहले देखिए बात ऐसा है कि 1932 ईस्वी से पहले, 1932 ईस्वी से पहले दुनिया में माइक्रोस्कोप तो था, मतलब कि छोटी चीजों को देखने के लिए हमारे पास माइक्रोस्कोप था, लेकिन उतने पावरफुल माइक्रोस्कोप नहीं था जितना हम बहुत बारीक चीजों को, बहुत छोटी चीजों को देख सकते हैं। अब सोच लो कि एक कोशिका, मतलब कि मानव कोशिका जैसे हो गया, ये प्लांट कोशिका हो गया, इसको एक कोशिका को हम नहीं देख नहीं सकते हैं, मतलब आप अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब उसको देखना हो तो हम लगाएंगे क्या, माइक्रोस्कोप, है ना। लेकिन 1932 ईस्वी में दो नाम रखेंगे, एक का नाम है नॉल और एक का नाम है रस्का। नॉल और रस्का दो वैज्ञानिकों ने मिलकर खोज किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। तो ध्यान रखेंगे 1932 ईस्वी में नॉल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया, और इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बहुत महीन से महीन चीजों को आसानी से देख पाया, है ना। तो ध्यान रखेंगे जब हम कोशिका को नहीं देख सकते हैं, लेकिन अभी देख रहे हैं क्या, कोशिका के अंदर क्या क्या है, मतलब कि कोशिका में राइबोसोम कहाँ पे है, कोशिका में लवक कहाँ पे है, कोशिका में केंद्रक कहाँ पे है, केंद्रक पे केंद्रक छिद्र कहाँ पे है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र कहाँ पे है, कैसे कैसे वो जमता है, कैसे कैसे बनता है, ये सब हम तब स्टडी कर पा रहे हैं क्योंकि 32 में खोज किया गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। तो ध्यान रखेंगे नॉल और रस्का का हमारे बायोलॉजी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है, ताकि आज हम उसका स्टडी कर पाते हैं। ठीक है। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं आगे, है ना, कि किस किस का, अच्छा यहाँ पे सवाल बहुत सारा क्वेश्चन बनता है कि किसका खोज किसने किया। तो सबसे पहले आते हैं कोशिका के बारे में। सबसे पहले आप रखेंगे कोशिका के खोज किया था रॉबर्ट हुक, है ना। रॉबर्ट हुक जो है ना, अच्छा एक सब कहीं कहीं पे सवाल पूछता है, इसे बार बार पढ़ते हैं बायोलॉजी में, रॉबर्ट हुक के बारे में, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में, है ना। तो ध्यान रखेंगे रॉबर्ट हुक बायोलॉजी का वैज्ञानिक नहीं था। ध्यान रखेंगे रॉबर्ट हुक हालांकि कोशिका का खोज किया है, लेकिन ये बायोलॉजी का वैज्ञानिक कभी नहीं था, ये था फिजिक्स के वैज्ञानिक, भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक था। कौन, रॉबर्ट हुक। आप रखेंगे इसका नाम इज्जत से, बहुत काम किए हैं रॉबर्ट हुक। ये क्या किए थे ना, अपना रिसर्च कर रहे थे, बना रहे थे, फिजिक्स का वैज्ञानिक थे और बना रहे थे ये माइक्रोस्कोप, ये बना रहे थे क्या, माइक्रोस्कोप, है ना। अंतरिक्ष की चीजों को, मतलब कि स्टार्स हो गए, ग्रह हो गए, नक्षत्र हो गए, उसको देखने के लिए बना रहे थे क्या, माइक्रोस्कोप। जब इन्होंने अपने लैब में माइक्रोस्कोप बनाया तो उससे देखने गए चीजों को, है ना, चीजों को देखने गए और देखा एक उनके बगीचे में पौधा था। तो पौधे के जब स्टेम को, तना को देखिए, जैसे कभी आप कोई आम इंसान जाता है तो यहाँ पे मेरे पास पौधा लगा, उसको पौधे को देखेंगे स्टेम, पत्ते तो ऊपर में होता है जनरली, तो इसके स्टेम को देखा किसने, रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप से। तो इसको जो है ना क्या दिखा, इसको दिखा मधुमक्खी के छत्ते के आकार के जैसा स्ट्रक्चर। पौधे में स्टेम में क्या दिखा, मधुमक्खी के छत्ते के आकार का जैसा स्ट्रक्चर। अगर आपको देख सकते हैं तो कुछ ऐसा होता है, मधुमक्खी के छत्ते का आकार जो होता है ना, हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल तो कि 6 उसमें भुजाएं होती है ना, कुछ ऐसा होता है। हेक्सागोन का मतलब होता है इसमें 6 भुजाएं होती है, कुछ ऐसा होता है स्ट्रक्चर, है ना, ऐसा। तो अब अच्छा, ये यूनान में इस तरह के घर को, इस तरह के रचना को, मतलब कि जिसमें 6 भुजाएं होती है, उसको बोलते हैं सेल्यूलई। इसको बोलते हैं क्या, सेल्यूलई बोलते हैं, है ना।
तो रॉबर्ट हुक जब देखा कि इसमें दिख रहा है प्लांट में क्या दिख रहा है, सेलुलोई दिख रहा है, तो इसने सेलुलोई सेलुलोई करते हुए भागा बाहर, है ना, कि हमने सेलुलोई देखा, हमने सेलुलोई देखा, हमने सेलुलोई देखा, इस तरह करते करते भागा बाहर चिल्लाते हुए। अब इसके जो अगल बगल में दोस्त थे जो और रिसर्च कर रहे थे, इसके जो स्टूडेंट थे उस वो अचंभित, भाई क्या देख लिया, ये पागल हो गया है ना। तो ये बोला कि हमने प्लांट में क्या देखा, सेलुलोई देखा। तो पता चल गया कि सेलुलोई क्या था, तो देखा कि प्लांट के जो स्ट्रक्चर, प्लांट के जो पौधे के जो स्टेम का भाग होता है उसमें कुछ दिख रहा है मधुमक्खी के छत्ते के आकार का स्ट्रक्चर, उसको बोला गया क्या, सेलुलोई। और बाद में रिसर्च करने पर, कुछ बाद में रिसर्च करने पर पता लगा कि यही सेलुलोई था, इसी से नाम पड़ा क्या, सेल। इसी से कोशिका का नाम पड़ा क्या, सेल। तो ध्यान रखेंगे सेल के खोज किया था कौन, रॉबर्ट हुक। लेकिन रॉबर्ट हुक बायोलॉजी के वैज्ञानिक नहीं थे, ये थे फिजिक्स के वैज्ञानिक। क्या कर रहे थे, माइक्रोस्कोप को बना रहे थे, खोज कर रहे थे, और इसी से देखा तो नाम दिया गया सेलुलोई, तो इसी से बना है क्या, सेल। ध्यान रखेंगे रॉबर्ट हुक जो सेल खोजा था ना, वो था डेड सेल, मतलब ये था मृत सेल। अब पौधा के तना को बाहर से देखेंगे तो तना पौधे के बाहर का जो सेल होता है वो होता है मृत सेल, उसके अंदर में होता है जीवित सेल, है ना। तो ये जो सेल खोजा था वो कैसा था, डेड सेल था। लेकिन बाद में अच्छा ये घटना कब हुआ था, ये घटना हुआ था 1664 ईस्वी में, सॉरी 65 ईस्वी में, ये घटना हुआ था 1665 ईस्वी में, है ना। लेकिन कुछ सालों बाद, मतलब कि 9 साल के बाद 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में क्या किया गया, इसका और नया वर्जन लाया गया। और इसका नया वर्जन कौन लाया, तो इसका नया वर्जन लाया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, याद रखेंगे, बहुत इज्जत से इसका नाम लेना, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान है इनका, है ना। इसलिए इनको माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है, किसको, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को, है ना। और इसके चलते जो है इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है ना। ध्यान रखेंगे। तो ल्यूवेनहॉक क्या किया 1674 में, 25 पर 9 साल जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, कहां पे, 1674 में। 1674 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, 1674 ईस्वी में इसने जीवित कोशिका की खोज की, है ना। तो ध्यान रखेंगे रॉबर्ट हुक खोज किया था मृत कोशिका का, है ना, जिसका बोला था कि इसका आकार कैसा था, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, उसका नाम दिया जाता था सेलुलोई, उसी को आगे चलकर बोला गया सेल, है ना। लेकिन जीवित कोशिका का खोज रहेगा तो आप कहेंगे ल्यूवेनहॉक कब किया था, तो 1674 ईस्वी में, है ना, मतलब कि रॉबर्ट हुक के 9 साल के बाद। अच्छा, जब यहाँ पे चर्चा आ ही गया है तो इसको थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कि ल्यूवेनहॉक किसका खोज किया था, जीवित कोशिका का, याद रखेंगे, जीवित कोशिका का खोज किया था कौन, ल्यूवेनहॉक। इसके अलावा कई सारी चीजों का और भी खोज किया था ल्यूवेनहॉक, जैसे क्या क्या रहेगा, कहीं कहीं पे आपको दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राजधानी, लिखा हुआ क्या, राजधानी, तो ल्यूवेनहॉक राजधानी का भी खोज किया था। ल्यूवेनहॉक इसका क्या था खोज, राजधानी का भी। ल्यूवेनहॉक एक जगह खोज किया था जिसको बोलते हैं ईस्ट, कभी आप नाम सुने होंगे, कवक का एक प्रकार होता है ईस्ट, तो ये ईस्ट का भी खोज किया था। कभी कभी नाम सुनेंगे आप स्पर्म, उसको बोलते हैं शुक्राणु, तो शुक्राणु का भी एक खोज किया था। कभी कभी आप नाम सुनेंगे आरबीसी, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स, है ना। तो ये सब का सब खोज किया था कौन, ल्यूवेनहॉक। अब चूंकि इतने छोटे छोटे चीजों का खोज किया है, इसलिए इसको कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी का जनक। इसका किसका, राजधानी का, ईस्ट का, शुक्राणु का और आरबीसी का, और एक तो बता ही चुके हैं जीवित कोशिका का, है ना। तो ये सब इसका योगदान है, किसका, ल्यूवेनहॉक का, आप रखेंगे। इसलिए हम बोले थे कि ल्यूवेनहॉक का नाम थोड़ा सा इज्जत से लेना, है ना। अब बात आते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, तो अब देखो डेड सेल का खोज हो चुका है, जीवित सेल का खोज हो चुका है ना। अब बताया गया, बाद के वर्षों में रिसर्च किया गया तो पता चला कि सेल के बारे में थोड़ा सा और स्टडी किया गया, है ना। तो एक वैज्ञानिक है स्लाइडेन और एक वैज्ञानिक का नाम है स्वान, और ये बात कब का है, ये बात है 1838 और 39 के। 1838 में एक वैज्ञानिक था स्लाइडेन, 1839 में वैज्ञानिक आया स्वान। ये दोनों मिलके एक थ्योरी दिया, एक सिद्धांत दिया जिसको बोला गया कोशिका सिद्धांत। तो अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो ध्यान रखेंगे, कोशिका सिद्धांत दिया किसने, स्लाइडेन और स्वान ने। कब दिया था, तो 1838 से 39 में। इसमें क्या कहा गया, अगर कोई पूछे कोशिका सिद्धांत होता क्या है, तो आप रखेंगे कोशिका सिद्धांत में होता है ना, स्लाइडेन कहा था कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सब बना हुआ कोशिका का,
स्लाइडेन का स्टेटमेंट था कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं वो बना हुआ है किससे? कोशिका से। जैसे हम बोलते हैं कि हम प्राणी हैं तो हम बने हुए होंगे किसके? कोशिका से। अगर कोई बोलता है बिल्ली कि वो प्राणी है, वो एनिमल है, तो बना हुआ वो किससे? कोशिका से। यह स्टेटमेंट किसका था? स्लाइडेन का था। और स्वान बोला था पौधों के बारे में। ये बोला था कि दुनिया में जितना भी पौधा है, दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं वो बने हुए हैं किससे? कोशिका से। तो दोनों का स्टेटमेंट यही है। स्लाइडेन बोला है प्राणियों के बारे में और स्वान बोला है पौधों के बारे में, है ना। और दोनों मिला के बोला गया क्या? कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत में क्या याद रखना है? कोशिका सिद्धांत में आपको याद रखना है कि दुनिया में सभी प्राणी और पौधे, दुनिया के सभी प्राणी और पौधे बने हुए हैं किससे? कोशिका से। याद रखेंगे, दुनिया के प्राणी और पौधे बने हुए हैं किससे? कोशिका से बने हुए हैं। इसी को बोला जाता है कोशिका सिद्धांत। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा इस सिद्धांत को कहते हैं स्लाइडेन और स्वान। इसको बोला गया क्या? कोशिका सिद्धांत। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1800 आते हैं 55 में। ये कब का था? 1838 का। अब स्लाइडेन और स्वान जो है कोशिका सिद्धांत देके बड़ा खुश होकर एकदम पूरा पार्टी पी के पार्टी कर रहा था, मस्त दारू पी के एंजॉय कर रहा था, झूम रहा था कि हम तो दुनिया बड़ा नाम कर दिए, कोशिका सिद्धांत दे दिए, बता दिए कि प्राणी किससे बना हुआ है, बता दिया कि पौधा किससे बना हुआ है। लेकिन इसका नशा तुरंत उतर गया। कब? जब एक बच्चा आया जिसका नाम था याद रखेंगे, जिसका नाम था, अच्छा ये था 1855 में। ये कहानी कब था? 1855 ईस्वी में, है ना। 1855 ईस्वी में एक पार्टी चल रही थी, उसी में स्लाइडेन और स्वान अपना काम कर रहे थे, है ना। तो 55 में एक बच्चा आया जिसका नाम था विर्चो, जिसका नाम आप रखेंगे क्या? विर्चो, है ना। कहीं कहीं पे विर्चाओ भी लिखा रहता है। तो 1855 ईस्वी में जॉर्ज विर्चाओ जिसका नाम था, उसने स्लाइडेन और स्वान से क्वेश्चन पूछ लिया। बोला कि ठीक है, आपने बता दिया कि कोशिका बने हुए होते हैं, पौधे बने हुए होते हैं कोशिका के और प्राणी बने होते हैं कोशिका के, सही बात है। लेकिन विर्चो बोला कि ये कोशिका जो बना हुआ, ये पौधे बना हुआ है कोशिका के, ये कोशिका आया कहाँ से? ये कोशिका आता कहाँ से? कोशिका कहाँ से आया होगा, है ना। जैसे हम बोल रहे हैं कि हम बने हुए हैं किससे? प्राणी बना हुआ है किससे? कोशिका से। तो ये कोशिका आया कहाँ से? तो इसका जवाब स्लाइडेन और स्वान के पास नहीं था। वहां पर उसका नशा उतर गया, है ना। तो ध्यान रखेंगे, जब उसका नशा उतरा तो यही बालक बड़ा होकर विर्चो जिसका नाम था 1855 से बड़ा होकर के यही रिसर्च किया और बताया कि ये कोशिका कहाँ से आता है ना। तो इसने एक थियरी दिया, एक सिद्धांत दिया जिसको बोला जाता है आधुनिक कोशिका सिद्धांत। तो अभी जो पढ़े थे वो था कोशिका सिद्धांत, और अभी बताने वाले हैं उसको बोला जाता है आधुनिक कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी। अच्छा ये कौन दिया था आधुनिक कोशिका सिद्धांत? ये दिया था कौन? विर्चो, है ना। तो इसने बोला था कि कोशिका का सिद्धांत, कोशिका कहां से आता है, ये क्वेश्चन था। तो ये बताया कि कोशिका जो है पूर्व कोशिकाओं के अस्थित कोशिका से आता है। कोशिका का निर्माण कहां से होता है? तो पूर्व अस्थित कोशिकाओं से कोशिका का निर्माण होता है, इसमें बताया। पूर्व अस्थित कोशिकाओं से होता है कोशिका का निर्माण, इसको याद रखेंगे, है ना। इसको बोला गया था ओमनस सेलुला ई सेलुला। इसको बोला गया था यूनानी क्या? यूनानी लैंग्वेज में बोला गया था ओमिनस सेलुला ई सेलुला, मतलब कि सेल का निर्माण होता है पूर्व अस्थित कोशिकाओं से, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि एक मानव है और ये बना हुआ है किससे? सेल से, कोशिका से। तो हम बोलते हैं कि इस मानव में सेल कहां से आया? तो पूर्व अस्थित कोशिकाओं से आया होगा। पूर्व अस्थित मतलब कि पहले से कोई कोशिका रहा होगा, उससे यह कोशिका बना है ना। तो मानव, सही बात है, मानव कहीं बना होगा, इसके कोई माता पिता रहे होंगे, कोई बने होंगे कोशिका से, और माता पिता से कोई ऐसा कोशिका बना निकला जिससे ये मानव क्या हो गया? बन गया। तो ध्यान रखेंगे आधुनिक कोशिका सिद्धांत को यही बोला गया ओमनस सेलुला ई सेलुला, मतलब कि कोशिकाओं का निर्माण पूर्व अस्थित कोशिकाओं से होता है। ये कहा गया मॉडर्न सेल थ्योरी, जो दिया था कौन? विर्चो महोदय, है ना। तो यहां तक बात हो गया किसका? सेल थ्योरी का और मॉडर्न सेल थ्योरी का। और अब आते हैं बाकी जो स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़े थे कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर में क्या क्या है, मतलब इसको खोज कौन किया है ना। ये मिट नहीं रहा है, थोड़ा सा हमको मिट तो बड़ा मजा आता था, कुछ मिलता नहीं है। अच्छा इसे कर देते हैं,
है ना। देखिए कल व्यवस्था करते हैं थोड़ा सा और अच्छा से। हाँ, अब आते हैं बात ऐसा केंद्रक में शुरू करते हैं कहाँ से, केंद्रक से। तो हम बोल रहे थे कि केंद्र कोशिका के बीच में होता है क्या, केंद्रक। ध्यान रखेंगे केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। इसको खोज किया था कौन, रॉबर्ट ब्राउन, और ये किया था 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में खोज किया था किसका, केंद्रक का। और ध्यान रखेंगे रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया था 1665 में, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं केंद्रक को खोज कौन किया था, तो कौन था, रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे ओक के पादप में, ओक प्लांट में सब खोज किया था, केंद्रक का खोज किया गया था किसमें, ओक पादप में इसका खोज किया गया था केंद्रक का, है ना, ध्यान रखेंगे। अच्छा, जितना भी कोशिका में अंगक है, जैसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हम बोलते हैं रसधानी, जैसे हम बोलते हैं राइबोसोम, हम बोलते हैं लवक, हम बोलते हैं गोल्गी बॉडी, हम बोलते हैं लाइसोसोम, ये सब जितने भी अंगक हैं सबको कंट्रोल करता है केंद्रक। इसीलिए कोशिका का माथा या कोशिका का ब्रेन कहा जाता है जिसको, केंद्रक को, क्योंकि सभी का कंट्रोल यही केंद्रक ही करता है ना। तो ध्यान रखेंगे कोशिका में सबसे प्रमुख काम करता है कौन, केंद्रक। और इसी केंद्रक में होता है कौन, यहाँ पे जो लिखे थे केंद्रक में कौन होता है, यहाँ पे होता है गुणसूत्र जिसको बोलते हैं आप डीएनए, इसी में होता है क्या, जीन। और इसी से पूरे स्ट्रक्चर का, ये पूरे कोशिका का बोल सकते हैं या पूरे जीव का नियंत्रण होता है और समन्वय होता है कि किस किस में क्या है ना। जैसे हम बोलते हैं, बताइएगा तो, जैसे हम बोलते हैं कि नाक से हम लेते हैं सुगंध, नाक से पता लगाते हैं स्मेल के बारे में, है ना, और आंख से किसी चीज को हम देख लेते हैं। तो ऐसा क्या है कि आंख से हम देख ही सकते हैं, नाक से हम सूंघ ही सकते हैं, हमारे आमाशय में भोजन का पाचन नहीं होगा, कुछ तो विशेषता होगी ना। हालांकि सब में बना हुआ कोशिका, सब में सेल ही है, आंख में भी सेल ही है, नाक में भी सेल ही है, मुंह में भी सेल ही है, हाथ में भी सेल ही है, आमाशय में सेल ही है ना। किडनी हो गया, लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये सब बना हुआ है सेल का ही, लेकिन कुछ ना कुछ अंतर है, तभी ये अलग अलग फंक्शन कर पा रहे हैं, सभी अलग अलग कार्य कर पा रहे हैं ना। तो सबका बनावट थोड़ा सा अलग होता है और इसलिए सबका कार्य अलग अलग है ना। तो हम बोल रहे थे कि केंद्रक में होता है मुख्य रूप से क्या, गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है। और क्रोमोसोम किससे बनता है, तो ये बनता है डीएनए से। अगर कोई पूछेगा डीएनए किससे बनता है, तो डीएनए बनता है क्रोमैटिन धागा से, है ना। क्रोमैटिन धागा से, क्रोमैटिन धागा में होगा डीएनए, इसे बना गुणसूत्र, और इसी का एक छोटा सा पार्ट कहलाता है जीन, कहलाता है जीन, है ना। अच्छा, अगर कहीं पे सवाल है गुणसूत्र की खोज कौन किया था, तो गुणसूत्र क्या था, खोज किया था वाल्डेयर। गुणसूत्र की खोज करेगा कौन, वाल्डेयर, 1888 ईस्वी में, इसको याद रखेंगे। गुणसूत्र की खोज करेगा वाल्डेयर 1888 में, ठीक है। अब आते हैं आगे, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख रहे थे कौन, केंद्रक वाला था ये ईआर, हाँ ईआर। ईआर को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि अंतःप्रद्रवी जालिका। ये क्या है अंतःप्रद्रवी जालिका, देखो जितने भी केंद्रक में चीजें बनता है, प्रोटीन बनेगा या वसा बनेगा या कुछ भी बनेगा, है ना, एंटीबॉडी बनेगा, एंटीजन बनेगा, जो भी बनना है वो बनेगा, तो सबसे पहले आएगा वो ईआर में, है ना। ईआर में आएगा तो ये क्या करेगा, ईआर जो है इसको, अच्छा ईआर होता है दो टाइप के। ईआर जो केंद्रक के पास वाला भाग है उस पर लगा हुआ होता है कुछ कुछ राइबोसोम, है ना। ईआर जो केंद्रक के जो पास होता है उसमें लगा हुआ होता है क्या, राइबोसोम। और इसलिए इसको हटा गया है दो भाग में, मतलब कि ईआर होता है दो प्रकार के, एक को बोलते हैं एसईआर, इसको बोलते हैं एसईआर, और एक को बोलते हैं आरईआर, एक को बोलते हैं आरईआर। देखो ईआर का वह भाग जो केंद्रक से सटा हुआ होता है, केंद्रक के पास की ओर होता है, उसमें लगा हुआ होता है क्या, राइबोसोम। और जब राइबोसोम लगा रहता है तो जो होता है रुखड़, खुरदरा हो जाता है। जब ये खुरदरा हो जाता है तो इसको बोलते हैं आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आरईआर होता है। और जो केंद्र से थोड़ा सा दूर होता है उस पर राइबोसोम नहीं होता है, तो वो होता है चिकना, जिसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो ये होता है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और ये होता है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो दोनों होता है ना, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक, अब देखो जो खुरदरी है, जो है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, इसमें बनता है प्रोटीन,
इसमें क्या बनेगा, प्रोटीन। और जो चिकनी अंतः जालिका है इसमें बनता है वसा। तो यही तो मुख्य रूप से अंतर है, वसा को ही लिपिड भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे चिकनी अंतः में क्या बनेगा, वसा बनेगा या लिपिड बनेगा, और जो खुरदरी है उसमें क्या बनेगा, प्रोटीन। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और आते हैं आगे, है ना। जब ये वसा या लिपिड और प्रोटीन बन के आगे निकलता है तो देखो इसकी जस्ट बगल में लगा हुआ है कौन, गोल्गी बॉडी। इसके बगल में जस्ट लगा हुआ है कौन, गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी जो है ना, वसा और प्रोटीन जो कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में बन के निकला है, इसका करता है पैकेजिंग। ध्यान रखेंगे, गोल्गी बॉडी वसा या लिपिड और प्रोटीन का करता है क्या, पैकेजिंग करता है, संवेष्टन करता है, इसको बोलते हैं आप, है ना। जैसे हम मान लीजिए कहीं पे शोरूम में कपड़ा बना, है ना, मान जैसे हम ये टी शर्ट पहने हुए, टी शर्ट बना हुआ है कहीं कपड़ा में, तो क्या हमको ऐसे ही डिलीवर कर देता है वो, नहीं, इसको मस्त सजा के प्लास्टिक में, पन्नी में मस्त, ताकि आकर्षक दिखे, बढ़िया से पैकेज करता है और तब आगे जाके दुकान में लाकर डिलीवर करने के लिए, देने के लिए, है ना। तो ध्यान रखेंगे गोल्गी बॉडी का मुख्य काम यही है कि प्रोटीन और जो वसा बना है, लिपिड जो बना है, उसका पैकेजिंग करता है, उसका संवेष्टन करता है ना, मतलब कि उसमें जो भी बाकी चीजें होती है उसको मैच्योर करवाता है ना। और जब ये बन के निकलेगा, है ना, तो ये जहां जहां पे जरूरत होगी, जहां पर जरूरत होगा प्रोटीन का, वहां प्रोटीन काम करेगा, जहां पर जरूरत होगा वसा का, वहां पे वसा काम करेगा। किस तरह से डिलीवर होता है हमारे शरीर में प्रोटीन, वसा, एंटीजन, एंटीबॉडी सब डिलीवर होता है ना। आगे आपको ध्यान रखना है ये कि अच्छा, आगे में इसके बाद में कौन बोले हैं, इसके बाद में है कौन, लाइसोसोम। इसके बाद में है कौन, लाइसोसोम, है ना। अच्छा, ये ध्यान रखेंगे, लाइसोसोम को खोज किया था डी डुबे और गोल्गी बॉडी को खोज किया था कैमिलो गोल्जी, याद रखेंगे, है ना। लाइसोसोम के डी डुबे और कैमिलो गोल्जी बॉडी के कैमिलो गोल्जी।